आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? प्रियंका, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ और लोग ज्वाइन हो जाएं। अभी 2-3 लोग ही हुए हैं। ओके सर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये हम लोग का आज का टॉपिक है और इसको शॉर्ट फॉर्म में ओबीबी बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, पहला ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा बिहेवियर। तो आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ संस्थान से है और बिहेवियर का अर्थ व्यवहार से है। तो व्यवहार क्या होता है? व्यवहार के कई स्तर हैं, और लेकिन पहले हम आपका समझ जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? कोई भी बता सकता है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शुरुआत से ही जब हम लोगों ने एजुकेशनल मैनेजमेंट शुरू किया था पढ़ना, तब से हम ऑर्गेनाइजेशन शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन शब्द ऑर्गेनाइज रूट है इसका, ऑर्गेनो, ऑर्गेनाइज करना यानी व्यवस्थित करना, एक साथ इकट्ठा करना। इससे आप अपनी समझ बताइए। मनोज, आप बताइए। हेलो हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। सर, व्यक्तियों का वह समूह जिसके द्वारा हम किसी कार्य को संचालित करते हैं उसको संगठन कहते हैं। बहुत अच्छा। और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
व्यक्तियों का वह समूह जिसके द्वारा हम किसी कार्य को निष्पादित करें या हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसको समूह कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोला आपने। उद्देश्य एक शब्द इस्तेमाल किया आपने और यही इसका आधार है। अभिषेक, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? सर जैसे कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक पर्पस या एम, जी जी। तो ये कह सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन। कुछ और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, बस। म्यूचुअल लाभ का भी इसमें कोई कंसेप्ट होता है? यस सर। इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जी सर। कोई संगठन सर लाभ के लिए ही कोई संगठन बनाया जाता है सर। अभिषेक, क्या ये बात सही है कि संस्थाएं केवल लाभ के लिए बनाई जाती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं क्या? सर होते हैं, बहुत सारे हैं सर। सर लेकिन इस समय जो प्रेजेंट टाइम में सर लगभग सभी संस्थाएं लाभ के लिए ही बनाई जा रही हैं। सर क्या बहुत सही? सारे अभिषेक बताइए, सही कह रहे हैं ये? नहीं सर, भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लाभ के लिए नहीं, मतलब वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इवन कुछ संस्थाएं तो ऐसी हैं जो लाभ बिल्कुल भी नहीं है, हानि पे काम कर रही हैं। जी सर। मनोज, यस आप सर। ऐसी संस्थाओं के बारे में जानते हैं जिनके लाभ नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है उनको, उन संस्थाओं को चलाने में नुकसान हो रहा है, फिर भी लोग उन संस्थाओं को चलाए जा रहे हैं यस सर, किसी जैसे बड़े उद्देश्य की। हाँ सर, जैसे वो एनजीओ हो जी जो जी बिल्कुल। जो किसी बड़ा, स्वास्थ्य। अगर उद्देश्य आर्थिक नहीं है, अगर उद्देश्य आर्थिक नहीं है तो व्यक्ति संस्थान कभी कभी घाटे में भी चला सकता है, अगर उसके मोटिव्स कुछ अलग हैं या कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं। प्रियंका, आप बताइए संस्थान का मतलब? प्रियंका, आप बताइए। सर क्या संस्थान का? जी। सर प्रशिक्षण केंद्र, किसी कार्य के प्रशिक्षण के लिए या प्रशिक्षण करने के लिए जो संस्थाएं चल रही हैं। बिल्कुल सही है। और कोई? कुल 8 लोग हमसे जुड़े हैं और पिछले बहुत दिनों से हम लोग केवल संस्थाओं की बात कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने विचार रखिए, तब आगे बढ़ा जाए। बताइए। तो ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर दो शब्दों से मिलकर बना। ऑर्गेनाइजेशन का स्पष्ट अर्थ समझ लीजिए कि लाभ या यानी आर्थिक लाभ, अगर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, आर्थिक लाभ या किसी और लाभ के लिए बनाई गई चीजें।
प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ देने वाली। कभी कभी क्या होता है, लाभ प्रत्यक्ष होता है, आर्थिक होता है, दिखाई देता है। कभी कभी लाभ परोक्ष होता है, दिखाई नहीं देता। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं विदेशों की जो भारत में धर्म परिवर्तन के लिए पैसे देती हैं, उससे उनको तात्कालिक कोई लाभ नहीं है, उनका रादर पैसा खर्चा होता है। ईसाई मिशनरीज हैं, गरीब लोगों को वो दो लालच देते हैं। पहले तो वो पैसे की लालच देते हैं, और फिर दूसरा जो है वो लालच देते हैं कि हम आपको ईश्वर के प्रकाश का ज्ञान करवाएंगे। यानी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ईश्वर का प्रकाश थोड़ा कम है या है नहीं, तो वो ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे, हमारे यहाँ ईश्वर का प्रकाश दिखाएंगे। तो ये बड़ी विडंबना है भारत की कि यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन, केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन सिर्फ इसीलिए हुए हैं धार्मिक, ताकि लोग ईश्वर का प्रकाश देख सकें। और ईश्वर का प्रकाश दिखाते दिखाते कुछ और ही दिखाने लगते हैं वो लोग, कुछ और ही उनका मोटिव हो जाता है। फिर वो अपने ही देश के प्रति उनको भड़काने लगते हैं। जिस जगह पे आप रहिए उस जगह का आप नुकसान करिए, इस तरह की चीजें। तो यहाँ बात हो रही है किसी शैक्षणिक संस्थान की, और शैक्षणिक संस्थान का जो बिहेवियर होगा, वह शैक्षणिक संस्थान का बिहेवियर हम सबसे छिपा नहीं है। एक स्टैंडर्ड उस बिहेवियर में एक्सपेक्टेड है कि एक ऐसा स्तरीय व्यवहार होगा, क्योंकि व्यवहार के स्तर होते हैं। आप सबको, हम सबको पता है कि व्यवहार का स्तर होता है, और कभी कभी जब हमारा व्यवहार स्तरीय नहीं होता है तो लोग कह भी देते हैं कि आप बड़ा स्तरहीन व्यवहार कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि दुनिया में कोई भी चीज ईश्वर को छोड़ के एब्सोल्यूट नहीं है, कंपैरेटिव होती है। सभी चीजें जो है रिलेटिव होती हैं, और इसीलिए थियरी ऑफ रिलेटिविटी है कि वो जो जैसा संस्थान होगा उस तरह के व्यवहार वहां पे अपेक्षित होंगे। और अगर आप उस तरह का व्यवहार उस संस्थान में नहीं करते हैं, तो यानी कि आप उस संस्थान के उद्देश्यों के, उस संस्थान के निर्माण के और उस संस्थान के मूलभूत सिद्धांतों से अपरिचित हैं। अगर आपका व्यवहार डेविएट होता है, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात यहाँ नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ सिर्फ डेविएशन की बात कर रहा हूं। अगर इसको स्टैट के शब्दों में कहें तो अभिषेक है हमारे बीच में। अभिषेक, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन और डेविएशन का मतलब बताइए। ये सर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डेविएशन। लग रहा है अभिषेक कहीं व्यस्त है अभी। अभी वो आते हैं तो फिर अपनी बात बोलेंगे। जी सर। हाँ अभिषेक, डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो शब्द हाँ है, जी सर। इन दोनों का अर्थ आप बताएं। तो डेविएशन स्टैटिस्टिकल उसमें सर, हाँ हाँ, स्टेटिस्टिकली। तो जैसे जो मान आना चाहिए वो उससे कितना फर्क हो रहा है वो डेविएशन में आता है सर। और स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन याद नहीं आ रहा अभी। चलिए कोई बात नहीं, मैंने दो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया, डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। शैक्षणिक संस्थानों में सब एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक से क्या उम्मीद की जाती है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए एक शिक्षक का? आप कहेंगे सर उसके व्यवहार में सर कई चीजें होनी चाहिए, लेकिन सबसे आवश्यक जो चीज है, उसकी अगर हिराकी बनाई जाए, एक नंबर पे कौन सा व्यवहार, दो नंबर पे, तीन नंबर पे, तो देखेंगे कि शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए वह चरित्र उसका उत्तम होना चाहिए, और शिक्षक के अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए।
पेशेंस मुझे लगता है, और पेशेंस को भी अगर थोड़ा सा और ब्रॉडली डिफाइन करें तो ओशियानिक पेशेंस होना चाहिए, सामुद्रिक धैर्य। सामुद्रिक धैर्य क्या होता है? सैकड़ों नदियां आके मिलती समुद्र में, लेकिन वो कभी बिहेवल नहीं होता, उसको मालूम है कि नदियों का काम है मिलना। जो हमारे छोटे हैं, हमसे बच्चे हैं, जो भी है, वह व्यवहार उनका उच्छृंखल होगा, लेकिन उनकी उच्छृंखलता शिक्षक को प्रभावित नहीं करती। इसलिए बोलते हैं कि वह धैर्य उसके पास होना चाहिए। धैर्य नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते। तो एक स्तरीय व्यवहार में एक नंबर पे चरित्र हो गया, दूसरे नंबर पर उसका धैर्य हो गया, तीसरे नंबर पे ऑफ कोर्स यस सब्जेक्ट का नॉलेज उसके पास होना चाहिए, चौथे नंबर पे उसकी वेशभूषा प्रॉपर होनी चाहिए, और इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ बहुत सारे आगे आपके क्लस्टर्स हैं, गुण हैं उनको। लेकिन एक जो बिहेवियर है, व्यक्तिगत बिहेवियर हो गया, आंतरिक बिहेवियर, और बिहेवियर हो गया जो हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। तो आपको पोरस एक राजा थे भारत के, और उनको बंदी बना लिया था सिकंदर ने। उनकी घटना आपको याद होगी। सिकंदर ने पूछा पोरस से कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो क्या जवाब था पोरस का? बताइए। सर उन्होंने कहा था कि एक राजा जैसे व्यवहार होना चाहिए, जैसा एक राजा बिल्कुल, दूसरे राजा। जैसे, हाँ, जैसे एक राजा दूसरे राजा का व्यवहार होना चाहिए। तो वो राजतंत्र की बात थी। लोकतंत्र में व्यवहार कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र में व्यवहार हमारे संविधान में डिफाइन है, और वह शब्द जो डिफाइन करता है हमारे व्यवहार को, आपसी व्यवहार को, वो उसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, यानी भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए। जैसे दो भाई, एक माँ से उत्पन्न हुए दो संतान, आपस में जब तक शादी नहीं हुई रहती है तब तक उनका व्यवहार जैसा रहता है, वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। शादी होने के बाद तो व्यवहार बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि जैसे दो सगे भाई हों आपस में, वैसे प्रेम और भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए संस्थान के व्यक्तियों में भी, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्कोप की बात करते हैं, और ओबी के जो स्कोप है, देखिए, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंगली द स्कोप ऑफ ओबी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, देयर स्ट्रक्चर, एंड these three are individuals. Organization are the association of individuals. Individuals occur in many aspects. The study of individual therefore include aspect of personality, perception, attitude, values, job satisfaction, learning and motivation. ये प्रमुख जो है किसी व्यक्ति को समझने के लिए इतने आयाम है उसके, और इन आयामों का अगर अध्ययन किया जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम आता है वह होता है उसके व्यक्तित्व का, कि व्यक्ति है कैसा। बहुत बार क्या होता है कि ऐसा हम लोग आपस में ही व्यक्तियों के गुणों का निर्धारण कर देते हैं, और निर्धारण करने के बाद उनको जो है हम लोग प्रयास करते हैं कि हम उसी चश्मे से उनको देखते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग कि विज्ञान का जो विद्यार्थी होता है वो लकीर का फकीर होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी उसके व्यवहार का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। वो विज्ञान में, गणित में उसने 2 धन 2 बराबर 4, और वर्षों से ऐसा करने से उसका व्यक्तित्व कैसा हो गया है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, लचीलापन नहीं है। यानी व्यक्तित्व, परसेप्शन, वी परसीव थ्रू आवर सेंसेस, ठीक है। हम जो भी ज्ञान परसीव करते हैं, जो भी चीजें सीखते हैं लाइफ में, वो हम किसके थ्रू सीखते हैं? अपने इंद्रियों के द्वारा परसीव करते हैं। आंख, नाक, कान, जो भी हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, जो भी हमारी कर्म इंद्रियां, उन्हीं के थ्रू हम कोई भी चीज सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। और ये दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं, और बाकी पहलुओं में एटीट्यूड, वैल्यू, जॉब सेटिस्फेक्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन है। और इसमें एटीट्यूड जो है, वो एटीट्यूड अपने आप में एक बहुत ही बृहद और व्यापक असर छोड़ने वाला है किसी व्यक्ति के लिए। अगर व्यक्ति का, और एटीट्यूड आपको पता होगा, इस एटीट्यूड इज लाइक क्रोनिक बिहेवियर। क्रोनिक किसको बोलते हैं? जो बहुत लंबे समय से व्यक्ति का व्यवहार जो होता है, वह जब वो लगातार करते जाता है तो उसका बिहेवियर क्रोनिक हो जाता है, ओवर द ईयर डिफाइन हो जाता है। और वो क्रोनिक बिहेवियर उसके एटीट्यूड को डिफाइन करता है, यानी वह किसी चीज में सकारात्मकता देख सकता है, या वो किसी चीज में नकारात्मकता देख सकता है, या दोनों उसके व्यवहार के पक्ष हो जाते हैं।
बहुत सारे लोगों को मैंने लाइफ में देखा है, उनके अंदर जॉब रेडीनेस नहीं होती है, वो ऐसे लगता है जैसे कि मजबूरी में काम कर रहे हैं, मन नहीं लगता, आपस में एक द्वंद्व चलता रहता है। और ऐसे लोग प्राय आपको अपने समाज में मिल जाएंगे, जिनके भीतर आप जिनको आप देख के बता सकते हैं कि यह व्यक्ति बाई चांस उस जगह पे है, यानी लकीली भाई भतीजावाद, निपोटिज्म, ये सब की वजह से वहां पे है, या बाय चॉइस उस जगह पे है। ठीक है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? उसका रेडीनेस देख करके। अगर वह बाय चॉइस उस जगह पे है तो वो रेडी होगा काम करने के लिए, बिल्कुल तत्पर होगा, उसको अच्छा लगेगा, एंजॉय करेगा अपनी लाइफ को। और नहीं तो वो क्या करेगा, वो ठेलुआ जैसे जैसे बैल होते हैं उनको ढकियाना पड़ता है उसको, और उस तरह से उसका व्यवहार होगा। तो सही व्यक्ति सही गुणों के साथ सही जगह पर है तो वह संस्थान ऊपर की तरफ जाएगा। गलत व्यक्ति गलत जगह पे है, गलत स्थान पे है, गलत समय पे है, संस्थान का ओवरऑल परफॉर्मेंस नीचे की तरफ जाएगा। और जो लोग भी इन फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं, उनकी संस्थाएं धीरे धीरे चाहे कितनी भी प्रॉस्पेरस रही हो, वह धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ चलती हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक आंतरिक, और दो तरह का मोटिवेशन है। एक इंट्रिंसिक जो आंतरिक होता है, जो व्यक्ति आपको जॉब रेडी मिलेगा, काम में तत्पर दिखेगा, हंसी खुशी सारा काम करते हुए मिलेगा, वह व्यक्ति आप समझ लीजिए कि वह उसके अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन काम कर रहा है, और वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसके एटीट्यूड से गवर्न हो रहा है। यानी ड्राइवर कौन है उसके मोटिवेशन का? एटीट्यूड उसका। और अगर उसका एटीट्यूड निगेटिव है तो सीधा सीधा असर उसके मोटिवेशन पे जाएगा, उसको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग को पहले जब तक कुछ सुनाइए नहीं तब तक वो हिलते नहीं है अपनी जगह से, वो लगे रहते हैं, जूझते रहते हैं उसमें। तो ऐसे लोगों को एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन यानी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप इंक्लूड एस्पेक्ट्स सच एज ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पावर, पॉलिटिक्स एंड लाइक। इसमें लोगों के समूहों को आप देखिए, इसमें हम लोग ग्रुप का कॉन्फ्लिक्ट स्टडी कर चुके हैं, लीडरशिप स्टडी कर चुके हैं, कम्युनिकेशन उसके दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया है, और कॉन्फ्लिक्ट में ही ग्रुप डायनामिक्स की भी बात हम लोगों ने की है, पावर एंड पॉलिटिक्स एंड द लाइक। और पॉलिटिक्स हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक लोगों के समूह को गवर्न करने का एक मॉडर्न तरीका है। पॉलिटिक्स लोगों के व्यवहार को गवर्न करने का, लोगों को रूल करने का एक तरीका है पॉलिटिक्स। ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर एंड चेंज एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीजें पीछे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। यहाँ हमारा जो सारा फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर है। और बिहेवियर, क्योंकि हम सब शिक्षक हैं, हम सब ने कभी ना कभी काम किया है, कभी ना कभी काम हम करेंगे, या हम बचपन से पढ़ते आए हैं तो हमने शिक्षकों के व्यवहार को देखा है, शिक्षकों को समझा है, कहीं कहीं उनके व्यवहार ने हमें बहुत प्रभावित किया है, कहीं कहीं उनके व्यवहार से हम दुखी हुए हैं। और ये सारी चीजें बहुत लॉन्ग लास्टिंग असर रखती हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के व्यवहार को समझना, और अपने आप को कैसे आप ट्यून करते हैं, कैसे आप अपने बिहेवियर को से लोगों को प्रभावित करते हैं, ताकि उनके अंदर एक ललक जगे, एक पढ़ने की ललक जगे, एक झुकाव हो, एक रुझान हो। और यही सबसे बड़ा आज के समय में सबसे मिसिंग, सबसे चैलेंजिंग वर्क है कि लोग धीरे 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 पढ़ना नहीं चाहते, वो चीजों के रेडीमेड सॉल्यूशंस ढूंढने लगे हैं। और ऐसा इस वजह से हुआ है कि लोग अब ज्यादातर समय अपना सोशल मीडिया पर या और इस तरह के मनोरंजक जगहों पर खर्च करने लगे हैं। तो अब इनके पास क्वालिटी टाइम, क्वालिटी थिंकिंग का टाइम नहीं रह गया है। वो क्वालिटी थिंकिंग नहीं करते, क्योंकि पहले व्यक्ति विचारशील प्राणी हुआ करता था, अब विचारशील प्राणी नहीं रह गया है। अब विचारों को आयात करने लगा है। वह 2 सेकंड भी खाली बैठेगा तो मोबाइल उठाएगा और कुछ सोशल मीडिया पे देखना शुरू करेगा, कुछ अपने एप्स देखना शुरू करेगा, कुछ अपने चैट देखना। यानी जो समय उसकी क्वालिटी टाइम है, वो सारा समय ये सोशल मीडिया उससे छीनता चला जा रहा है। फिर जो समय बचेगा, माताओं बहनों का जो समय बचेगा, और रात के डेली सोप में जाएगा, जो डेली नागिन और इस तरह के सीरियल आते हैं उसमें जाएगा। और जेंट्स लोग जो लोग होंगे वो लोग WWE की फाइट देखेंगे।
तो सबका समय बटा हुआ है। यानी अब लोगों के मस्तिष्क में विचारशीलता की प्रक्रिया ओवर द ईयर धीरे धीरे घटती चली जा रही है। व्यक्ति जो है वह कम विचारशील होता चला जा रहा है, और उसका कारण यह है कि ऐसी ऐसी तकनीकी है, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो व्यक्ति को उसकी क्वालिटी समय, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को धीरे धीरे वह डिटेरियोरेट करती है। माइंड के बारे में एक कहावत है कि माइंड आइदर यू यूज इट और लूज इट। या तो आप माइंड का उपयोग करते हैं, और या तो आप इसको इसको उपयोग नहीं करने से इसकी शक्ति धीरे धीरे खोती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है। ठीक है। और वैसे भी अपने यहाँ इतना ज्यादा लोग इस बात को लेकर के प्रभावित हैं कि वो अपने आप को एक खास समय पर रिटायर मान लेते हैं, और उस रिटायरमेंट के एज के बाद वो कोई भी प्रोडक्टिव काम करना नहीं चाहते। अब उन्हें अगर आप उनसे पूछें किसने आपको बताया कि आपके रिटायरमेंट की एज हो गई है, हालांकि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं अभी, और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने उनको ये विश्वास दिला दिया है कि वो रिटायर हो चुके हैं, और वो अपना क्वालिटी समय या तो चुपचाप घर पे लेट करके, या चुपचाप घर पे बैठ करके, या कुछ हल्का फुल्का मनोरंजन करके, अखबार पढ़ के अपना क्वालिटी टाइम बर्बाद कर देते हैं। वह समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी संस्थान के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। वह पूरा का पूरा समय जो अपना होता है, ये मानते हुए कि वो चूंकि रिटायर हो चुके हैं तो वर्थवाइल कुछ कर नहीं सकते, तो वो पूरा अपना टाइम और सारी शक्तियां नुकसान कर देते हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, द नेचर ऑफ पीपल। ठीक है। और नेचर ऑफ पीपल में पहला जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीएड में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। वैयक्तिक विभेद पढ़ा है आपने? बताइए। वैयक्तिक विभेद क्या होता है? आप लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। वैयक्तिक विभेद। मनोज बताओ। मनोज। यस बताइए। सर, याद नहीं आ रहा है, ज्यादा दिन हो गए, भूल गए। कुछ याद करो, कुछ देखो, कुछ कोशिश करो। ये पूजा साहनी है, पूजा साहनी, पूजा साहनी, पूजा साहनी, संदीप मिश्रा, मनीष वर्मा, ये लोग कहाँ हैं? लॉगिन करके अटेंडेंस लगा के गायब हो जा रहे हैं ये लोग। अमृतेश्वर बताइए, बीएड में जो पढ़ा है वैयक्तिक विभेद। हाँ। सर, कोई व्यक्ति है, जैसे दो व्यक्ति है, हर आदमी का व्यक्ति का मानसिक रूप से अलग अलग होता है। ये तो जैसे कोई हम व्यक्ति है, कोई काम का हमारे यहाँ जो किसानी करते हैं वो भी बता देंगे। हम एक बीएड की हाँ टीचर से हाँ पूछ रहे हैं। एक बीएड की टीचर से पूछ रहे हैं। पूजा साहनी जी बताइए। सर। कुछ लोग जल्दी जल्दी गूगल कर रहे हैं कि जल्दी खोज लें तब बताएं सर को। पूजा बताओ। वैयक्तिक विभेद। सर, आदत, व्यवहार और बुद्धि के लिए सब में डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है, तो इससे विविधता पाई जाती है। तो बीएड में जो पढ़ी हो वो बताओ। तो यही तो कॉमन सेंस पढ़े आंसर हैं। नहीं पूछ रहा। नहीं, ये नहीं पढ़ी हो। अभी मैं बताऊंगा, कहोगे हाँ ये चीज पढ़े हैं।
व्यक्ति विभेद शिक्षक को पढ़ाने के पीछे बहुत खास उद्देश्य है। सब बच्चों जब के जो शिक्षक रुचि में भिन्नता होती है। हाँ, अब आप ट्रैक पे चलना शुरू किए हो, थोड़ा सा अभी ट्रैक पे आ रही हो। यानी जब एक शिक्षक एक क्लासरूम में जाता है तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को समझता है। और यस सर। वैज्ञानिक रूप क्या कहता है कि सभी बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हैं, बड़े छोटे जो भी हों, उन बच्चों की अपनी एक अलौकिक व्यक्तित्व है, यूनिक व्यक्तित्व है। भले ही वो एक क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन वह बच्चे एक समान नहीं है। जैसे सांचे में वो बनता है ना, ईंटें बनती हैं, देखा होगा, सब एक जैसी दिखती हैं, सब पे एक छापा रहता है। तो मनुष्य उससे अलग है। मनुष्य जो है वह व्यक्तिक विभिन्नता उसके भीतर के कारण भी बताए गए हैं कि वैयक्तिक विभेद क्यों पाया जाता है, क्या उस सब पे नहीं जाएंगे। सिर्फ यहाँ जाने कि वैयक्तिक विभेद एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। क्लासरूम में हर बैठा हुआ बच्चा व्यक्तिगत विभेद के साथ है, इसलिए वह यूनिक है। सबका डीएनए यूनिक है, इसलिए वो व्यक्ति यूनिक है। तो जब वैयक्तिक विभेद की हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जिस तरह से वही बच्चे बड़े होकर संस्थानों में काम करते हैं और वही वैयक्तिक विभेद उनके संस्थानों में भी पाए जाते हैं। यानी हर तरह के व्यवहार को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि हमको क्या करना चाहिए कि मोनोपोलाइज नहीं करना चाहिए कि सबका व्यवहार एक जैसे होना चाहिए। कोई हंसकर किसी बात का जवाब दे सकता है, कोई क्रोधी होकर के किसी बात का जवाब दे सकता है, कोई न्यूट्रल रह के किसी बात का जवाब दे सकता है। यानी संस्थान में हर तरह के व्यक्ति होंगे और उनका व्यवहार भी अलग अलग होगा। तो इस व्यवहार के नाते हम उनको किसी एक सांचे में नहीं रख। यही संस्थान में इसीलिए किसी न किसी लीडर की जरूरत पड़ती है कि वह क्या करता है, इन सब जो डिफरेंट माइंड्स हैं, उन डिफरेंट माइंड्स में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। इसीलिए एक लीडर की जरूरत होती है, इसीलिए एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है, इसीलिए एक मैनेजर की जरूरत होती है। उसका सबसे प्रमुख काम क्या है कि लोगों के जो वैयक्तिक विभेद है, उन वैयक्तिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी इज्जत करते हुए, लोगों से एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मूव कराना। ठीक है। तो यहाँ देखिए दिख रहा है फास्टर स्लोअर, एक ही साइकिल सब लोग ड्राइव कर रहे हैं और एक ही साइकिल सब लोग ड्राइव कर रहे हैं। जैसे आपने नाव का रेस देखा होगा, साउथ इंडिया में होता है, बड़ी बड़ी नाव की रेस होती है। ठीक है। तो नाव पे सैकड़ों लोग होते हैं, आपस में रेस करते हैं। तो कोई भी संस्थान अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो तभी संभव है जब उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करते हुए उन व्यक्तियों को एक साथ मोटिवेट किया जाएगा। अ होल पर्सन, यानी व्यक्ति को जब संस्था में वो काम करता है तो उसकी पर्सनालिटी टुकड़ों में ना देखी जाए, हम उसको टुकड़ों में ना देखें। यानी डेली बेसिस पे हम उसको जज ना करें, उसके व्यक्तित्व को हम समझ लें और व्यक्तित्व को समझने के बाद हम उससे व्यवहार करें। मोटिवेटेड बिहेवियर, मोटिवेटेड बिहेवियर का सबसे बड़ा पहचान है जॉब रेडीनेस। व्यक्ति जहां है जिस संस्थान में, वहां जॉब जो भी हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उस काम करने के लिए तत्पर दिखेगा। वो तभी तत्पर दिखेगा जब सही व्यक्ति सही संस्थान में सही समय पर है। सही व्यक्ति गलत संस्थान में है और सही समय पर तो भी गड़बड़, गलत व्यक्ति सही संस्थान गलत समय तो भी गड़बड़। यानी ये तीनों चीजें मैच करनी चाहिए आपस में। सही व्यक्ति हो, सही व्यक्ति यानी उसकी पर्सनालिटी, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड उस पर्टिकुलर जॉब को सूट करता हो। सही संस्थान, वह संस्थान उन्हीं कार्यों, उन्हीं चीजों के लिए, उन्हीं सर्विसेज के लिए, उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन किया गया हो। और थर्ड, टाइमिंग राइट हो, जो सही समय है उस सही समय पर उस व्यक्ति का परफॉर्मेंस हो रहा हो। तो तीनों चीजें मिलेंगी तो उसका बिहेवियर मोटिवेटेड होगा। अदरवाइज उसका बिहेवियर मोटिवेटेड नहीं होगा, उसको बार बार मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। एंड वैल्यू ऑफ द पर्सन, कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान में सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता है। पैसा तो व्यक्ति के परिश्रम का वो है, फल है, लेकिन हर व्यक्ति जो काम करता है वो चाहता है कि उसको एक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाए। और व्यक्ति के रूप में पहचाना जाए यानी क्या, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन चीजें।
जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, वह लिबर्टी महसूस करे, इक्वलिटी महसूस करे और फ्रेटर्निटी महसूस करे, कि वह उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि वह वर्थलेस है। चाहे कोई संस्थान में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति हो और चाहे कोई संस्थान का मैनेजर हो, सभी व्यक्ति जो है काम भले ही अलग अलग कर रहे हैं, पर कोई किसी के काम को उसके काम के स्तर से नहीं आंकेगा, क्योंकि सबका काम महत्वपूर्ण है। अगर सफाई नहीं होगी तो मैनेजर कुर्सी पे बैठ नहीं पाएगा, और मैनेजर अगर कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा तो पैसा नहीं आ पाएगा, और उस जो सफाई कर्मचारी उसको मिल नहीं पाएगा। तो किसी भी काम को एक बराबर अनुपात में समझना, उसको ये जानना कि हाँ सबके कार्य महत्वपूर्ण है, किसी का कम अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तब जा करके हम जो है हर व्यक्ति को उसका वांछित वैल्यू दे पाएंगे। ठीक है। और कुछ चीजें देखिए, एक व्यक्ति को क्या क्या, सबसे पहला जो हमारा संस्थान है जिसमें हम जन्म लेते हैं, फैमिली या परिवार है, वो भी संविधान की भाषा में जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको कहते हैं कि फैमिली इज लाइक एन इंस्टीट्यूट, मैरिज इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम साथ रहते हैं फैमिली में तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हमको क्या करना होता है, कंप्लाई करना होता है, और उसी कंप्लाई करने के साथ साथ हमारा बिहेवियर जो है बाकी जगहों पे भी डिफाइन होने लगता है, क्योंकि फैमिली से निकल करके हम पहले एजुकेशन में जाते हैं। ठीक है। और एजुकेशन में जाते हैं तो फिर हमारी सोशल नेटवर्किंग होती है, हम क्लासरूम में बच्चे हमारे दोस्त बनते हैं, और धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप विकसित होने शुरू होते हैं। फिर उन्हीं रिलेशनशिप से फिर हम कम्युनिटी में जाते हैं, और कम्युनिटी में जाने के साथ साथ फिर हम वर्क और प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और इसलिए ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह से सम्मान पाएगा, चाहे काम कोई भी कर रहा हो, तो वह संस्थान निसंदेह रूप से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर है ये चीजें? अब देखिए, द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, एक सोशल सिस्टम होना चाहिए, और उसमें सोशल सिस्टम में म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑब्वियस है, सबको पैसे की आवश्यकता है, इसलिए सभी लोग एक साथ आते हैं, किसी एक खास संस्थान में काम करते हैं, और संस्थाएं इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि वो सर्विसेज दे सकें, गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, और जिससे लोगों की इकोनॉमी का पहिया मूव कर सके। और इस वजह से ये जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और यही म्यूचुअल इंटरेस्ट हम सबों को व्यवहार को, बिहेवियर को आपस में संयमित करता है। और हम एक संस्थान में जब आप जाइए तो आप देखेंगे कि लोग आपस में कितना बेहतर तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वही बताता है कि वो संस्थान कितनी ऊंचाई पर है, क्योंकि उनके आपस के व्यवहार, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट को देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक संस्थान चलाना अपने आप में छोटी चीज नहीं है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत बड़ी चुनौती का काम है। ठीक है। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस चीज को समझें, और इस चीज को समझते हुए अपना व्यवहार संयमित करें। ठीक है। और कुछ उसके डिटेल्स हैं, ये आपके यूट्यूब चैनल पे भी होगा, और और उस चैनल पे आप इसको देख सकते हैं, बाद में भी रिव्यू कर सकते हैं। और एक होता है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ठीक है। ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर ये ऑटोक्रेसी उन ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देती है जहाँ पुश्तैनी चीजें चल रही होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, फिर आगे उसके बच्चे उस संस्था को गवर्न कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे उस संस्था को गवर्न, तो इसमें क्या होता है, एक ऑटोक्रेटिक सेंस आ जाता है, एक अथॉरिटी का सेंस आ जाता है। लोग शासन की भावना से काम करते हैं, उनके अंदर सहयोग की भावना नहीं होती है, और वो अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि वो किसी चीज को रूल करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में इसका ठीक अलग होगा। ऑटोक्रेटिक सेटअप ज्यादातर प्राइवेट स्कूल आप जो देखते हैं वो प्राय उनमें जो मैनेजर या प्रिंसिपल होते हैं उनका बिहेवियर जो होता है वो इन्हीं ऑटोक्रेटिक मॉडल से डिफाइन होता है, और वो कहीं कहीं ऑटोक्रेटिक मॉडल एनार्की में भी बदल जाता है, कहीं तानाशाही में बदल जाता है, और इस तरह से जो है वो संस्थान को नियंत्रित करते रहते हैं। लेकिन ये मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज पावर मैनेजरियल ओरिएंटेड टू अथॉरिटी, दोज हु आर इन कमांड मस्ट हैव द पावर टू डिमांड, he did this
or else you are fired। यानी क्या होता है, या तो तुम ये काम करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पूरे टाइम बेचारा जो है इसी डर से हर काम करने को तैयार रहता है कि कहीं उसको उस नौकरी से निकाल ना दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह की बिहेवियर, इस तरह की ऑटोक्रेटिक व्यवहार संस्थानों में पाए जाते हैं, क्योंकि प्राय संस्थान अपने आगे आने वाली उनकी पीढ़ियां जो होती हैं वही चलाती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक व्यक्ति रिमोट से संचालित कर रहा है, तो जो ऑटोक्रेटिक होता है, जो मैनेजर होता है, उसके दिमाग में यही होता है कि लोगों का अपना बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समझ, सूझबूझ कुछ भी नहीं है, वह रिमोट के द्वारा संचालित किए जा सकते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक सच्चाई है, समाज में एग्जिस्ट करती है, संस्थानों में पाई जाती है, इसलिए हमें पता है कि ये एक द एम्प्लॉय इन टर्न आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ओबीडियंस एंड डिपेंडेंस ऑन द बॉस। और इसमें आप देखेंगे कि जो बॉस की ज्यादा चमचागिरी करता है, चापलूसी करता है, वह व्यक्ति निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है, और जो व्यक्ति चापलूसी नहीं करता, अपनी राय रखता है, वो या तो संस्थान में उसका सर्वाइवल मुश्किल होता है, और या तो उसका जो है धीरे धीरे उसको उस संस्थान के महत्वपूर्ण चीजों से हटा दिया था। क्योंकि बहुत सारे बॉसेस को आप देखेंगे कि उनको जी हजूरी और चमचागिरी और उनकी बातों में हाँ मिलाना और इस तरह की चीजें बहुत पसंद आती हैं। उनको लगता है कि लोग बैठे रहें, हमारी तारीफ करते रहें, और हमसे अच्छा कौन है इस दुनिया में, यही पाठ हमेशा पढ़ते रहें। तो फिर लोगों का क्या होता है, धीरे धीरे जब वो देखते हैं कि उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो ऐसे लोगों से, ऐसे बॉसेस से वो धीरे धीरे किनारे होने लगते हैं। और कि हाँ, ये जो बॉस है वो हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो केवल अपना लाभ देख रहा है, वो हमारा लाभ नहीं देख रहा है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि वो रिमोट से चलना बंद होते हैं। और यही वजह है कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज ट्रांजेक्शन्स बहुत तेजी से कुछ संस्थानों का अगर आप उठा करके देख लीजिए एम्प्लॉय टर्नओवर, तो आप देखेंगे कि लगातार उसमें नए लोग आ रहे हैं, पुराने निकल रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग निकल रहे हैं। तो ये ट्रांजेक्शन्स इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे इस तरह का ऑटोक्रेटिक बिहेवियर उनके बॉसेस में दिखाई देता है, और ये ऑटोक्रेटिक बिहेवियर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करता है। और देखिए लिखा भी हुआ है द परफॉर्मेंस रिजल्ट इज मिनिमल। ठीक है, तो एक मिनिमल परफॉर्मेंस उनका आने लगता है। और इसकी देखिए प्रिंसिपल वीकनेस, इट्स हाई ह्यूमन कॉस्ट स्पेशली एज कॉज्ड बाय माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट इसका एक पार्ट है। अननेचुरल पैटर्न ऑफ ऑटोक्रेटिक मैनेजर is the immersion of manager into controlling the details of daily operations. Employees typically detest micromanager, with the result being low morale, paralyzed decision, or making being second guessed and high turnover. आप देख सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक जो बिहेवियर होता है, इससे संस्थान को नुकसान पहुंचता है। हालांकि क्षणिक मैनेजर को ईगो सेटिस्फाई हो सकता है, संस्थान के मालिक का ईगो सेटिस्फाई हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में वो संस्थान जो है वो सफर करेगा, और ऐसे लोगों को लोग पसंद भी नहीं करते। फिर वहां पे लोगों का मोरल लो होने लगता है, उनके डिसीजन पैरालाइज्ड होने जाते हैं, लकवाग्रस्त डिसीजन होने लगते हैं, और वो बीइंग सेकंड गेस्ड आर हाई टर्नओवर, और इस तरह की स्थिति उनकी हो जाती है। ठीक है, और यूजफुलनेस क्या है इसका, एक्सेप्टेबल अप्रोच टू गाइड मैनेजरियल बिहेवियर व्हेन देयर वर नो वेल नोन अल्टरनेटिव्स, यूजफुल अंडर सम एक्सट्रीम कंडीशंस सच एज ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस। तो ऐसा व्यवहार वहां अपनाया जाना चाहिए जहां पर कि कोई विकल्प उपलब्ध ना हो। ठीक है, और ऐसे व्यवहार उस समय प्रोत्साहित किए जाने चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस में चल रहा हो, और इन्हीं लोग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस में भी जाता है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, और दूसरा एक मॉडल है कस्टोडियल मॉडल। इसमें द बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज with managerial orientation of the money. The employee in turn are oriented towards security. क्या होता है कि इसमें ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं उनका वो जॉब सिक्योर होता है, उनके अंदर एक फीलिंग होती है सिक्योरिटी की, और इसलिए वो इस तरह के व्यवहार को पसंद करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, मुझे संस्थान से निकाला नहीं जाएगा, मेरी जॉब सिक्योर है, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। और कस्टोडियल मॉडल का ये बहुत ही अच्छा आप एग्जांपल देख सकते हैं। द एम्प्लॉय नीड दैट मेट इज
need that is met is security. Employee feel with reasonable contentment. Most employees are not producing anywhere near their capacities. The performance result in passive cooperation. और इस तरह का आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होगा और व्यक्ति का व्यवहार जो होगा वो भी बहुत ही रीजनेबल नहीं होगा। तीसरा एक मॉडल है सपोर्टिव मॉडल, और ये मॉडल ही सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेज किया जाता है, प्रशंसा इस मॉडल की होती है। क्या है? द बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज लीडरशिप विद द मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ सपोर्ट। आधार क्या है इसका? सहयोग का भाव। सहयोग का भाव क्या होगा? जो व्यक्ति टीम को लीड कर रहा होगा वो व्यक्ति कैसा होगा? उसको पता होगा कि कमियां उसकी हैं, अच्छाइयां ग्रुप की हैं। कोई गलती होगी तो वो स्वीकार करेगा, अच्छाई होगी तो उसका क्रेडिट ग्रुप को देगा। यानी हमेशा वो सहयोग की भावना में होगा, और इस सहयोग की भावना से संस्थान को लाभ होगा, कर्मचारियों को लाभ होगा, और स्वयं उसका भी व्यक्तिगत कई गुना लाभ होगा। हाँ, इसमें सपोर्टिव मॉडल में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, थोड़ा अलग से मेहनत करनी होती है, थोड़ा आपको पेन लेना होता है, थोड़ा आपको, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी एम्प्लॉय का बर्थडे पड़ता है, ठीक है, एम्प्लॉय का बर्थडे पड़ने पर मैनेजर एक अच्छा गिफ्ट उसके लिए अरेंज करता है, एक अच्छी ट्रीट उसके लिए अरेंज करता है, तो एम्प्लॉय को फील होता है कि हाँ, यस आई एम बीइंग वैल्यूड, my manager, my principal, my caretakers are really taking interest in my life, and they are happy that today is my birthday. I am being and he becomes driven by the motivation of the absence of what is called support. और यही इस मॉडल का आप देख सकते हैं। द एम्प्लॉयज इन टर्न आर ओरिएंटेड टुवर्ड जॉब परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन। आप जो देते हैं वही आपको बदले में मिलता है। हाँ ठीक, आप जिसको देते हैं उसी से तुरंत नहीं मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जिसको आप जो चीज दे रहे हैं जरूरी नहीं कि उसी से पलट के आपको तुरंत मिल जाए, लेकिन हाँ वो घूम करके आपके पास आएगा, किसी दूसरे के थ्रू आएगा। यानी यह कंडीशन नहीं है कि आप जिसको दें वही आपके लिए पलट के करे, लेकिन हो सकता है वो किसी दूसरे के थ्रू आपके पास पलट करके, यानी एक अच्छा व्यवहार किया हुआ बेकार नहीं जाता, वह कहीं ना कहीं पलट करके एक अच्छे व्यवहार के रूप में आपके पास फिर लौटता। ये प्रकृति का नियम है, इस नियम को इंसान ने नहीं बनाया, इसलिए इंसान इस नियम को बदल भी नहीं सकता। साइकोलॉजिकल रिजल्ट इज ए फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन एंड टास्क इन्वॉल्वमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हर एम्प्लॉय अपने आप को ये महसूस करता है कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन का एक सशक्त पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने में, चलाने में, प्रॉफिट में ले जाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और एम्प्लॉयज में से वी इंस्टेड ऑफ दे। और ये भावना जो उसके लीडर के अंदर होती है वो हमेशा उनको हम कह करके संबोधित करता है, और हमेशा कहता है कि हम सब लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया, हम सब मिलकर फिर से एक बार जितना अच्छा काम पिछले साल किए थे हम सब मिलकर फिर से एक बार उतना ही अच्छा काम अगले साल करेंगे, या हम अपना बेस्ट पॉसिबल जो भी होगा देंगे। तो एक सपोर्ट की फीलिंग उस पूरे ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आती है। और ये मॉडल जो है वह सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा अप्रिसिएटेड मॉडल है। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो कस्टोडियल मॉडल हो, चाहे वो ऑटोक्रेटिक मॉडल हो या सपोर्टिव मॉडल हो, ये तीनों मॉडल एक मैनेजर अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग भी करता है। इसलिए ये सारे मॉडल्स आपको पढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप जब इन तीनों मॉडल को समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा मॉडल हमारे लिए ठीक है, कौन सा मॉडल किस परिस्थिति में हमको उपयोग करना चाहिए। Employees are strongly motivated because their status and recognition needs are better met, thus they have awakened drive for the work। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सभी व्यक्ति, आपको पता होगा एक शब्द आती है सिनर्जी। सिनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिनर्जी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल व्यक्तियों की शक्तियों को, यानी मस्तिष्क की शक्तियों को आप आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। और जब जोड़ेंगे, और जब मनुष्य आपस में एक साथ जुड़ के एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी आप अगर जोड़ी जाए और पूरे ग्रुप की कैपेबिलिटी जोड़ी जाए, तो वो ग्रुप की कैपेबिलिटी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को जो सीधे क्यूमुलेट करके ऐड करके आती है उससे ज्यादा होती है सिनर्जी। इसीलिए शब्द आता है कि सिनर्जी, यानी सिन प्लस एनर्जी, एनर्जी को आपस में जोड़ देना। क्योंकि ये दिमाग जो होता है वो बैटरी जैसे है, ह्यूमन माइंड इज लाइक बैटरीज। अगर वो बैटरीज आपस में सही टर्मिनल्स पे जुड़े हुए हैं तो पावर जनरेट करते हैं, और अगर बैटरी आपस में सही टर्मिनल पे नहीं जुड़े हैं तो पावर फ्लो नहीं करेगी,
लाइट नहीं जलेगी अगर टर्मिनल सही से नहीं जुड़े हुए हैं तो। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा इसी मॉडल को ज्यादातर, अगर 100% आपके पास है तो इसमें 90% आप इस मॉडल का यूज करते हैं, 7 से 8% आप कस्टोडियल मॉडल का यूज करते हैं, और 1 से 2% आप ऑटोक्रेटिक मॉडल का अगर यूज करते हैं। कहीं कहीं सख्ती भी दिखानी पड़ती है, और वह भी हमारे आपके व्यक्ति का व्यवहार का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर था, ये इनके मॉडल्स थे, और इससे संबंधित यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय शेष है, तो कोई बात यदि आपके दिमाग में आ रही हो, इसको आप डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 1 क्वेश्चन, कि एक प्रश्न भी कम से कम जो है बताइए, किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।